नमस्कार आप सबको। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं सफलता क्लासेस में। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 11 का चैप्टर 3। तो भाई हमारे फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर भी हमारा डिस्कस हो गया, हमने वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ भी लिया था। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है थर्ड, जो कि हमारा कौन सा है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? वो था हमारा रोमन साम्राज्य। कौन सा था? रोमन साम्राज्य। तो आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रोमन साम्राज्य के बारे में। किस तरह से ये विस्तार था, किस तरह से फैला हुआ था, ये किस प्रकार इसमें जो सरकार की प्रशासनिक कार्य जो थे वो किस प्रकार चलती थी। तो ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से सब कुछ समझ लेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, कुछ हार्ड है नहीं इसमें। तो भाई चलिए हम देखो समझते हैं। भाई 3 महाद्वीपों में एक साम्राज्य है, मतलब जो हम बात करें 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो हम बात करें, तो भाई यहाँ पर जो कौन सा है हमारा, ये है हमारा रोमन साम्राज्य। कौन सा है? रोमन साम्राज्य। भाई देखो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, इसलिए इसको 3 महाद्वीप वाला साम्राज्य बोला जाता है, क्योंकि ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका, कहाँ कहाँ, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था, जिसकी वजह से इसको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य बोला जाता है। साम्राज्य की सीमाएं, उत्तर की ओर से 2 महान नदियां जाती थी। उत्तर की ओर से 2 महान नदियां हैं, कौन कौन सी है? राइन और डैन्यूब। कौन सी है? राइन और डैन्यूब नदियां हैं, जो कि उत्तर की तरफ है। वहीं पे अगर हम बात करें दक्षिण में क्या है? सहारा नामक रेगिस्तान से घिरा हुआ है। पूर्व में कौन सी है? फरात नदी। और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो जहां जहां से घिरा हुआ है वो हमने डिस्कस किया। क्या क्या? देखो जैसे 3 महाद्वीप कौन से? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। उत्तर की ओर से 2 महान नदियां हैं, कौन सी है? राइन और डैन्यूब। वहीं पे दक्षिण की ओर क्या है? सारा नामक रेगिस्तान है। पूर्व में क्या है? फरात नदी। और पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है। क्षेत्र के इस विशाल खंड को रोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। जो हम इस विशाल खंड के बारे में बात करें कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसी को रोमन साम्राज्य बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे रोमन साम्राज्य के बारे में हम बात करें, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, और इसका जो भूमध्य सागर जो है, जो हम मैप में अगर आप देखोगे तो भूमध्य सागर जो है उसको इसका हृदय बोला जाता था। इसका दिल जो था, इसका हृदय जो था, वो भूमध्य सागर को बोला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर रोमन साम्राज्य को समझने के स्रोत क्या है, या फिर हम बात करें कि भाई रोमन साम्राज्य जो है उसको हम किस प्रकार से समझते हैं। एक्चुअल में इसके जो स्रोत हैं वो हमारे को किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो देखो रोमन साम्राज्य के जो स्रोत है, पहला हम जो हम बात करें कौन सी है? पाठ्य सामग्री। कौन सी है? पाठ्य सामग्री। देखो रोमन इतिहासकारों के पास अध्ययन के लिए स्रोतों का एक समृद्ध संग्रह है, जिसे हम मोटे तौर पर 3 समूह में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा पाठ्य सामग्री, मतलब जिसमें क्या हो जाता है, जो पढ़ने वाली सामग्री जैसे पत्र हो गए, वृत्तांत हो गए आदि, ये जो होती है क्या होती है? पाठ्य सामग्री होती है। वहीं पे लेख दस्तावेज, लिखे हुए जो दस्तावेज, जैसे हम बात करें पेपराइज पे लिखे जाने वाले दस्तावेज। पेपराइज क्या आता है? जैसे हम बात करें कि भाई एक ऐसा दस्तावेज जिस पे लिखा जाता था, जैसे हम कॉपी पेन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे पेपराइज पे लिखे जाने वाले दस्तावेज है, उससे जानकारी मिलती है। भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष क्या क्या होते हैं? देखो भौतिक अवशेष के बारे में जो हम बात करें, इसमें क्या कहा जाएगा? इमारतें, सिक्के, बर्तन, ये सारी चीजें भौतिक अवशेष में आ जाएगा। अब इसको समझते हैं हम और अच्छे से। कैसे? देखो जैसे हम बात करते हैं भाई किसके बारे में? पाठ्य स्रोतों के बारे में, मतलब पाठ्य सामग्री जो हम बात करें जिसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्य स्रोतों में समकालीनों द्वारा लिखी गई अवधि के इतिहास शामिल है। क्या है? उसके समान काल वाली जो लिखी हुई अवधि है, समान काल में जो बोले तो जो अवधि चल रही थी, उसमें जो लिखे हुए कार्य है, जो स्रोत है, उससे हमारे को जानकारी मिलती है। क्योंकि कथा का निर्माण साल दर साल आधार पर किया जाता था। जैसे हम बात करें भाई, जो भी कथाएं हमारे को सुनने को मिलती है, रोमन साम्राज्य के बारे में जानने को मिलती है, वो साल दर साल क्या होता था? उसके आधार पर लिखा जाता था, जिसे हम वृत्तांत के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम बात करें क्या? पत्र, भाषण, उपदेश, कानून और इसी तरह और भी चीजें जो कि समय समय पर चेंज होती हुई आ रही है, वो हमारे को पाठ्य स्रोतों से जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे हम बात करते हैं भाई दस्तावेज, जो हमने बात की थी ना कि दस्तावेज क्या होता है। देखो दस्तावेजी स्रोतों में मुख्य रूप से शिलालेख और पपीरी शामिल है। पपीरी जैसे हम बोले ना, पेपराइज जो हुआ करता था जिसपे लिखा जाता था। ठीक है, इसमें ग्रीक और लैटिन भाषा जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर जो भाषा यूज की जाती थी वो कौन सी थी? ग्रीक और लैटिन भाषा थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? दस्तावेजी स्रोत है, जिससे हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। लास्ट जो हमारा है
भौतिक अवशेष है। कौन सा है? भौतिक अवशेष है। देखो भौतिक अवशेषों में वस्तुओं का एक बहुत विस्तृत वर्गीकरण शामिल है, जो मुख्य रूप से पुरातात्विदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से पता चलता है। अब जैसे हम भौतिक अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, जब उसकी खुदाई की जाती है तो खुदाई के दौरान हमारे को काफी सारी ऐसी चीजें प्राप्त होती है जिसके तौर पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता है कौन से काल की सभ्यता रही होगी, यहाँ पे क्या क्या रहा होगा, कैसे लोग रहते थे, किस प्रकार के मृद भांड थे। तो ये सारी जानकारी जो हमारे को प्राप्त होती है वो भौतिक अवशेषों से मिलती है, जिसमें क्या हो जाती है, इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं जो है वो इसमें शामिल हो जाती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, यहाँ के ये पूरे क्या है, परिदृश्य है, जिससे हमारे को इस सब की जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 3 स्रोत जो हमने बात की वो है, जिससे हमारे को रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। अब जैसे हम किसके बारे में, पैपिरस के बारे में जो हम बात कर रहे थे, पैपिरस है क्या? ठीक है, देखो पैपिरस एक ईख की तरह एक पौधा होता है। क्या होता है? पैपिरस एक ईख की तरह एक पौधा होता है जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगाया जाता है और एक लेखन सामग्री का उत्पादन करने के लिए संसाधित किया जाता है। अब जो हम पैपिरस के बारे में जो बात करें, जो पैपिरस है, पैपिरस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लेखन सामग्री जो होती है उसके लिए ही उस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, उसीलिए उसको उगाया भी जाता है। ठीक है, जिसका दैनिक जीवन में बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। दैनिक जीवन का मतलब है कि जो भी चीज हमारे को लिखनी होती थी पहले, तो किसमें लिखा जाता था? पैपिरस नामक जो पौधा था उसी पर लिखा जाता था। जो हम दस्तावेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो दस्तावेज जो थे वो पैपिरस में ही मिलते थे। अब जो पैपिरस पे लिखी हुई चीजें थी, जो पढ़ते थे उसको, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था पेपाइरोलॉजिस्ट। क्या? पेपाइरोलॉजिस्ट बोला जाता था। जो पैपिरस की चीजें पढ़ती थी, जो पैपिरस के दस्तावेज पढ़ते थे, उनको पेपाइरोलॉजिस्ट कहा जाता था। तो माइंड में ये बात अच्छे से याद रखनी है, हजारों अनुबंध, खाते, पत्र और आधिकारिक दस्तावेज पैपिरस पर ही जीवित रहे। जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई ये सारी जो जानकारी मिलती है वो हमारे को पैपिरस से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, और विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था पेपाइरोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता था? पेपाइरोलॉजिस्ट। योगेश भाई गुड इवनिंग, रितिका गुड इवनिंग, प्रगति गुड इवनिंग आपको भी। तो भाई गुड इवनिंग आप सबको, होप आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं हैं क्या क्या है, जैसे हमने बात की थी उत्तर की ओर साम्राज्य की 2 महान नदियां हैं, जो कौन सी है? एक है डैन्यूब और दूसरी है राइन, उत्तर की ओर। दक्षिण की ओर क्या है भाई? दक्षिण की ओर सहारा रेगिस्तान है यहाँ पर, पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इसमें जो भूमध्य सागर है, इसमें जो भूमध्य सागर है उसको रोमन साम्राज्य का हृदय बोला गया है। क्या बोला गया है? हृदय बोला गया है। प्रिया वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड गुड इवनिंग आपको भी। तो भाई देखो एक चीज और याद रखनी है, अगर आप वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो, फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हो, जैसे हम बात करें कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हो ऑडिबल में, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ये जो क्लासेस है वो 2 तारीख से सफलता ऐप पर शुरू होने वाली है, जिसके जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं भाई, हमारे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो साथ में बैठकर। ठीक है, साथ में बैठकर क्या होगा कि भाई आपके पास लिंक वगैरह आ जाएगा, उससे आप जो भी डाउट होंगे साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। तो आपको सफलता ऐप को डाउनलोड करना है, 5 स्टार रेटिंग देनी है, वहीं पे क्लासेस होंगी, जो कि क्लासेस सामने होगी। मतलब जैसे हम बात करें कि भाई क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल फेस टू फेस होगी, और जो हम बात करें कि भाई जो डाउट होगा, ठीक है, वो भी साथ ही साथ क्लियर होते हुए चलेगी। जैसे हम बात करें कि ऑनलाइन जो क्लासेस लेते हैं उसी प्रकार वहां पर भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सफलता ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? सफलता ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आप ये सारी की सारी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ नोट्स के बारे में हम बात करें, क्या नोट्स के बारे में बात करें, तो नोट्स जो है वो भी आप उस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना है भाई, सफलता ऐप डाउनलोड करो, वहां पे 2 तारीख से क्लासेस होने वाली है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और सारे के सारे नोट जो है वो भी आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। मोनू भाई गुड इवनिंग आपको भी। तो क्षेत्र का यह विशाल विस्तार रोमन साम्राज्य था, इसलिए रोमन साम्राज्य को 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भी कहा जाता है। भूमध्य सागर इसका क्या था? हृदय था। अब देखो यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसको 2 कालों में बांटा जाता है, मतलब 2 चरणों में बांटा जाता है, एक पूर्ववर्ती और दूसरा परवर्ती। याद रखना है, इसको 2 चरणों में बांटा जाता है, एक पूर्ववर्ती और परवर्ती।
ठीक है। इन दोनों चरणों के बीच की तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है, कौन सा, पूर्ववर्ती और परवर्ती। जो हम दो चरणों की बात करें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है पूर्ववर्ती और परवर्ती काल के बारे में, तो समझो ये होता क्या। देखो, तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि, मतलब तीसरी शताब्दी के भाग की मुख्य अवधि को प्रारंभिक साम्राज्य बोला जाता था, मतलब पूर्ववर्ती साम्राज्य बोला जाता था। वही दूसरे शब्दों में रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी, शुरुआत से, स्टार्टिंग से तीसरी शताब्दी का मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता था, और तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को, तीसरी शताब्दी की अंत तक की अवधि को परवर्ती साम्राज्य बोला जाता था। सुदर्शन भाई हेलो, हाय भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना है, याद रखो वीडियो को लाइक जरूर करोगे, ठीक है। अब देखो, यहां से हमारा एक्चुअल में रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभी तक हमने जाना था कि रोमन साम्राज्य था वो किस प्रकार था, कहां तक फैला हुआ था। दो चरणों में हमने इसको डिवाइड किया, पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर जो है वो पूरा कंटेंट स्टार्ट होता है। क्या, देखो, सबसे पहले हम जानेंगे इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में। रोमन साम्राज्य क्षेत्रों और संस्कृतियों का एक समूह है। समूह का मतलब, देखो, रोमन साम्राज्य के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वो विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण का मतलब है कि यहाँ पे जो हम संस्कृतियों के बारे में बात करें, जो लोग थे वो अलग अलग संस्कृतियों को फॉलो करते थे, वहीं पे अलग अलग बोलियां भी बोली जाती थी, जो एक मुख्य रूप से सरकार की एक आम प्रणाली द्वारा एक साथ बंधे हुए थे। अब जैसे एक सिंपल से ले लो कि भाई आप, मैं और एक तीसरा व्यक्ति, तीनों अलग अलग बोली बोलते हैं, तीनों की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद हम एक साथ बंधे हुए हैं। मतलब किससे? सरकार से, ठीक है, किससे? सरकार से। जैसे हम राजा के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो राजा जो है, राजा के अधीन ही हम आएंगे, चाहे कोई सी भी बोली, कोई सी भी संस्कृति बोलेंगे, लेकिन जो हम आएंगे किसके अधीन आएंगे? राजा के। साम्राज्य में रहने वाले सभी एक ही शासक सम्राट के अधीन थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का पालन किया। जैसे मान लो कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन राजा हमारा सिर्फ एक रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। आगे हम समझते हैं भाई, जैसे साम्राज्य में कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजनों के लिए लैटिन और ग्रीक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थी। जैसे हम बात करें कि भाई जो प्रशासनिक, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी? लैटिन और ग्रीक भाषा थी, याद रखना है। जो ऑफिशियली लैंग्वेज यूज की जाती थी वो कौन सी थी? लैटिन और ग्रीक भाषा थी, ठीक है। वास्तव में केवल आधिकारिक भाषा जो थी वो कौन सी थी? लैटिन और ग्रीक। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है? लैटिन और ग्रीक जो थी आधुनिक भाषा थी यहाँ पर, जो कि ऑफिशियली यूज की जाती थी। अब हम बात करते हैं भाई, जो साम्राज्य था वो किस प्रकार था। जैसे हम बात करें किस प्रकार था, यहाँ पे तीन मुख्य खिलाड़ी थे, तीन मुख्य खिलाड़ी, राजा, सेनेट और सेना। तो तीन महत्वपूर्ण याद रखना है, कौन सा? राजा, सेनेट और सेना। तीन महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से चैप्टर जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑगस्टस के बारे में जानते हैं। ऑगस्टस पहले सम्राट थे जिन्होंने 27 ईसा पूर्व में राजशाही की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है 27 ईसा पूर्व में राजशाही की स्थापना किसने की थी रोमन साम्राज्य में, तो बताना है ऑगस्टस ने, ठीक है। उन्हें प्रधान भी कहा जाता था, या फिर हम उन्हें बोलते हैं भाई प्रिंसेप्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसेप्स नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि ऑगस्टस एकमात्र शासक और अधिकार का एकमात्र वास्तविक स्रोत था, तो कल्पना को जीवित रखा गया था कि वह केवल अग्रणी नागरिक, मतलब लैटिन में प्रिंसेप्स थे, पूर्ण शासक नहीं थे। अब पूर्ण शासक किस प्रकार नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। देखो, पूर्ण शासक का मतलब किस प्रकार है कि यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो सेनेट के अधीन हुआ करता था। किसके? सेनेट के अधीन हुआ करता था। मतलब ये जो राजा के बारे में हम बात करें, राजा जो था वो बिल्कुल आम नागरिकों की तरह था। आम नागरिकों की मतलब है कि भाई जैसे आम जनता रहती थी वैसी वो रहता था, बस डिफरेंस ये था कि भाई उसके आगे लग जाता था राजा। राजा हमेशा फॉलो करता था किसको? सीनेट को फॉलो करता था। किसको? सीनेट को फॉलो करता था। अगर राजा सीनेट को फॉलो नहीं कर रहा है, राजा सीनेट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो राजा जो है वो अच्छा नहीं है, राजा अच्छा नहीं है अगर वो सीनेट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो राजा अच्छा है। तो इस प्रकार वो पूर्ण शासक नहीं था। जो पूर्ण शासक था वो किसको बोला गया? सेनेट को। अब ये पूछते भाई जो सेनेट है वो है क्या? अब हम ये समझ लेते भाई। ज्योति गुड इवनिंग, देवेंद्र भाई गुड इवनिंग, तुली भाई गुड इवनिंग, सुदर्शन हेलो भाई। तो देखो, जो सेनेट थे वो थे कौन? सेनेट को आप क्या बोल सकते हो? कुलीन वर्ग, संभ्रांत वर्ग, या फिर अभिजात वर्ग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो?
सेनेट को आप कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग या फिर संभ्रांत वर्ग भी बोल सकते हो। अब ये जो वर्ग था वो राजा जो था वो इन्हीं वर्ग को फॉलो करता था और सेनेट के अनुसार ही सरकार भी चलती थी। राजा तो बस नाम का था, ठीक है। जिनके पास पैसा हुआ करता था, जो अमीर हुआ करते थे, उन्हें सेनेट कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राजा जो था वो भी क्या था, उसको लैटिन भाषा में प्रिंसेस बोला गया, लेकिन वो पूर्ण शासक नहीं था, वो आम नागरिक की तरह ही जीवनी बिताता था, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी समस्या होगी तो आप साथ ही साथ पूछेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ सफलता ऐप को डाउनलोड करेंगे। देखो सफलता ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगी, कोई भी समस्या होगी तो पूछेंगे, वो इसलिए क्योंकि 2 अगस्त से सफलता ऐप पर क्लास स्टार्ट होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो ऑनलाइन। मतलब क्या है कि आपकी वॉइस मेरे पास आएगी, ठीक है, मेरी वॉइस आपके पास जाएगी, तो क्या है कि भाई अच्छा बोले तो अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसके अनुसार हम चैप्टर को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारा का सारा जो होगा सफलता ऐप पर होगा। जाओ प्ले स्टोर पर, सफलता ऐप को डाउनलोड करो, 5 स्टार रेटिंग जरूर देनी है। 2 अगस्त से क्लास वहीं से स्टार्ट होने वाली है, वहां पर आप सारे नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज वहां से आप उपलब्ध कर सकते हो। तो भाई सफलता ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है उससे रिलेटेड तो जरूर पूछेंगे भाई, ठीक है। योगेश सीनेट क्या होता है? देखो सीनेट बहुत ही सिंपल मामले में समझे। सीनेट एक अमीर वर्ग था जिसको कुलीन वर्ग, संभ्रांत वर्ग या फिर अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं। जो सीनेट थे वो अमीर वर्ग था, जो राजा था वो सीनेट के अधीन कार्य करता था और उसी के अनुसार चलता भी था, ठीक है। शालिनी गुड इवनिंग, प्रमोद भाई गुड इवनिंग आपको भी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। सॉरी, आगे हम चलते हैं भाई। सीनेट वह निकाय था जिसने पहले रोम को नियंत्रित किया था। रोम साम्राज्य जिसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था वो कौन सा था? वो था सीनेट। उन दिनों में जब यह एक गणतंत्र था। सीनेट रोम में सदियों से मौजूद थी और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था थी। मतलब किसका? अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था थी सीनेट। क्या थी? एक संस्था थी, ठीक है। मतलब जो अमीर वर्ग थे वो सीनेट में ऐड थे और यही संस्था जो थी वो आगे भी बनी रही। यानी रोमन और बाद में इतावली मूल के सबसे धनी परिवार मुख्य रूप से जमींदार थे। जैसे हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य में जो सीनेट नाम से जाने जाते हैं, इतावली जो है वो भी क्या है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, ठीक है, जो कि काफी धनी हुआ करते थे और ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे, ठीक है। तो भाई सफलता ऐप के लिए भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। सफलता ऐप पर क्लासेस होने वाली है, आपको याद रखनी है ये सारी चीजें और वहीं पे आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आगे समझते हैं भाई। सम्राट और सीनेट के बाद शाही शासन की अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। अब जैसे हम बात करें 3 खिलाड़ी कौन कौन से थे, जल्दी बताओ 3 खिलाड़ी कौन कौन से थे? पहला हमने बात की राजा, दूसरा सीनेट, तीसरा सेना। 3 खिलाड़ी महत्वपूर्ण, राजा, सीनेट और सेना। देखो सम्राट सीनेट के बाद शाही शासन की अन्य प्रमुख संस्था थी सेना। रोमनों के पास एक सशुल्क पेशेवर सेना थी जहां सैनिकों को कम से कम 25 साल तक की सेवा देनी पड़ती थी। मतलब जो हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, तो रोमन साम्राज्य में अगर कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो उसको 25 साल तक, कितने? 25 ईयर्स तक सेना में कार्य करना पड़ेगा। 4वीं शताब्दी में 6 लाख सैनिकों के साथ सेना साम्राज्य की सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था भी बन गई। मतलब वहां पे जो सैनिक थे कितने थे? 6 लाख थे। योगेश भाई बिल्कुल सही है आपका। राजा, सीनेट और सेना। बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए सैनिक लगातार आंदोलन करते थे। ये आंदोलन अक्सर विद्रोह का रूप ले लेते थे। अब जो यहाँ पे 6 लाख सैनिक थे, इनके अंतर्गत होता क्या था? इनकी वेतन की मांग ज्यादा थी, ज्यादा वेतन चाहते थे और साथ ही साथ इनकी कुछ सेवा की शर्तें थी जिनको ये फॉलो करवाना चाहते थे। फॉलो कौन करेगा? फॉलो करवाएगा सीनेट। कौन? सीनेट, क्योंकि सीनेट जो है वो वहां पे मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनकी शर्तें पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन करते थे और बाद में क्या हो जाता था? ये विद्रोह का रूप ले लेता था, ठीक है। जावेद मलिक गुड इवनिंग। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे कमेंट में और साथ ही साथ इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। आगे हम चलते भाई। साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। जैसा अभी हमने बात की, व्यक्तिगत सम्राटों की सफलता सेना पर उनके नियंत्रण पर निर्भर करती थी। क्या? सम्राटों की सफलता उनके सेना पर निर्भर करती थी। अगर सेना जो है वो साथ नहीं देगी तो जो राजा है
वो सफल हो पाएगा? हम बोलेंगे नहीं, वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत सम्राटों की सफलता सेना पर उनके नियंत्रण पर निर्भर करती थी। और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी, मतलब सेना का डिवीजन हो जाता था, डिवाइड हो जाते थे, तब क्या हो जाता था? तो उसका परिणाम होता था गृह युद्ध। क्या होता था उसका परिणाम? गृह युद्ध होता था। आगे हम देखते हैं, बाहरी युद्ध भी पहले 2 शताब्दियों में बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन ऑगस्टस से टाइबेरियस को विरासत में मिली साम्राज्य पहले से इतना विशाल था कि आगे जाके उन्होंने कुछ भी विकास करने के लिए प्रयत्न भी नहीं किया। ठीक है, सॉरी, दूली चंद्र। तो यहाँ पे सीनेट का पद क्या था? सीनेट का पद 3 खिलाड़ी, राजा, सीनेट और कौन सा हमारा? सेना। 3 है। राजा का पहला जो हम बात करें, लेकिन राजा जो है वो, जैसे हम बात करें सीनेट कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था, एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? अमीर लोगों की संस्था थी, जो कि अभिजात वर्ग बोल सकते हो, कुलीन वर्ग बोल सकते हो। ठीक है, उनकी एक संस्था थी, एक ग्रुप था, ठीक है, जिनके अनुसार वो चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करें, बाहरी युद्ध पहले 2 शताब्दी में बहुत कम थे, लेकिन ऑगस्टस ने बहुत ज्यादा विकास किया था अपने साम्राज्य में। लेकिन टाइबेरियस जब आया विरासत संभालने, तो उनको लगा अब विकास करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑगस्टस ने इतना ज्यादा विकास कर दिया, इतना ज्यादा विकास कर दिया कि टाइबेरियस को लगा कि अब मेरे को विकास करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने आगे के विस्तार को अनावश्यक महसूस किया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरंतर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस काल में अनेक आश्रित राज्यों को रोम में प्रांतीय राज्यों क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। किसने किया? टाइबेरियस ने। फरात नदी के उस पार उसने क्या किया? कब्जा कर लिया, अटैक किया। ठीक है, उसने अपने जो रोमन प्रांतीय राज्य क्षेत्र थे उसमें उन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। रोमन साम्राज्य में एक शहर अपने स्वयं के मजिस्ट्रेट मतलब दंडनायक, नगर परिषद और एक क्षेत्र मिले गांव के साथ एक शहरी केंद्र था, जो इसके आधिकारिक क्षेत्र में आया करता था। इस प्रकार एक शहर दूसरे शहर क्षेत्र में नहीं हो सकता था। जैसे हम बात करें, कोई पर्टिकुलर जो शहर था वो दूसरे शहर में जाके नहीं मिल सकता था, लेकिन गांव लगभग हमेशा एक थे। गांव को शहरों की स्थिति में अपग्रेड किया जा सकता था। जैसे हम बात करें कि जो शहर थे वो दूसरे शहरों में नहीं मिल सकते थे, लेकिन गांव जो थे वो मिल सकते थे और उनको अपग्रेड भी किया जा सकता था। और इसके विपरीत आमतौर पर शाही पक्ष के निशान के रूप में इसको अपग्रेड कर सकते थे। एक शहर में रहने का महत्वपूर्ण लाभ ये था, भाई शहर में रहने का जो लाभ है बहुत ही सिंपल सा है। क्या होता है? देखो, जब हम शहर में रहते हैं, जब अकाल पड़ जाता है तो हमारे को ज्यादा खाने की कमी नहीं होती है। लेकिन गांव में जब हम बात करें, जब अकाल पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि भोजन सामग्री जो होती है उसकी कमी पड़ जाती है, लोग भूखमरी के शिकार होने लग जाते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर भोजन जो होता है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसमें अकाल के दौरान भी जो भोजन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाद्य सामग्री में, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ऑल क्लियर होगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं भाई रोमन साम्राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू, मतलब बोले तो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू था, वो क्या था वो हम समझ लेते हैं। देखो, इसके अंतर्गत भाई सार्वजनिक स्नानागार रोमन साम्राज्य मतलब रोमन शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सार्वजनिक मतलब सबके लिए एक स्नानागार जो था वो एग्जिस्ट करता था, और शहरी आबादी ने उच्च स्तर के मनोरंजन का आनंद लिया था। क्या? उच्च स्तर, हाई लेवल का मनोरंजन। कैसे? उदाहरण के लिए कैलेंडर हमें बताता है कि तमाशा मतलब शो वर्ष के कम से कम 76 दिन भरा हुआ करता था। मतलब साल में कम से कम 76 दिन तो क्या चलता था? शो चलता था। शो मतलब एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब है कि नाच गाना जो भी चलता था वो सारी की सारी चीजें वहां पर वो मौज मस्ती से किया करते थे। लगभग कितने साल के? 76 दिन तो ये सब चलता ही रहता था। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई ये उनके मौज वाले दिन थे। कौन से? मौज वाले दिन थे। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो आज का टॉपिक है, पहला पार्ट जो है वो डिस्कस हो गया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ सफलता ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सफलता ऐप पर क्लास होने वाली है कब से? 2 अगस्त से
फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी जहां पर आप क्या करेंगे भाई, लाइव बॉन्डिंग कर सकते हो, लाइव क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, और लाइव क्लासेस होंगी, और साथ ही साथ वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह जो है वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, सफलता ऐप को डाउनलोड करना है, और क्या करना है भाई, उसको 5 स्टार रेटिंग भी जरूर देनी है, ठीक है। अब अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, डाउट को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए कमेंट सेक्शन में, बाद में हम क्या करेंगे भाई, वीडियो को एंड करेंगे और आपसे आज्ञा लेंगे। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछे, वरना कमेंट में बता दे कि सही नहीं, कोई भी डाउट नहीं है, ऑल क्लियर है। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछेंगे, तो कल हम जो करेंगे इसका पार्ट 2 करेंगे भाई। कौन सा? पार्ट 2, पार्ट सेकंड इसका करने वाले हैं कल। तो भाई वीडियो पे कंस्टेंटली बने रहिएगा, ठीक है, जाना नहीं है यहाँ से, चैनल से सब्सक्राइब कर देना इसको। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है योगेश भाई। शालिनी गुड इवनिंग, आपको भी ऑल क्लियर है, आपको भी तो बहुत बढ़िया। प्रिया, कोई डाउट नहीं है आपको भी, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप सबको ऑल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी और हैप्पी लर्निंग टू ऑल। बाय बाय।